दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस यानी जेएफएसएल की बात करें तो काफ़ी लोग हैं जो लगातार कह रहे हैं कि इसके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है, ये आने वाले समय में जियो फाइनेंशियल सर्विस बजाज फाइनेंस को टक्कर दे सकता है। तो क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? क्योंकि इस समय बजाज फाइनेंस की प्राइस 7,000 के ऊपर है। क्या ऐसी भी कोई संभावना है? तो इसी को लेकर यहाँ पे दोनों को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उसके अंदर क्या दम है और क्या वाकई में वहाँ तक जाने की संभावना है। अब आप देख ही सकते हो कि अंदरूनी सेहत को भी देखा हमने, कंपनी के अंदर भी बहुत सारी कमियां भी है क्योंकि कंपनी ने नई शुरुआत की है। इसको डीमर्जर किया गया रिलायंस से और आप देख सकते हो रिलायंस के शेयर होल्डर को फ्री में ये बोनस के रूप में शेयर दिए गए और इसका ये जो बेनिफिट है ये उनको तो मिला ही है। लेकिन आप देख सकते हो कि अब डीमर्जर के बाद इसको निफ्टी और बीएससी के इंडेक्स से बाहर किया गया, जिसकी वजह से देखो तो बहुत सारे जो बड़े इन्वेस्टर है जो सिर्फ निफ्टी बेस काम करते या फिर सेंसेक्स बेस काम करते उन्होंने अपने शेयर बेचे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई शेयर की प्राइस नीचे नहीं आई है और ये सबूत है कि स्टॉक वाकई में आगे जाने को तैयार है। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या हमें एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके इस समय जियो फाइनेंशियल सर्विस में इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए कि ये वाकई में आने वाले समय जियो फाइनेंशियल सर्विस क्या बजाज फाइनेंस सर्विस को टक्कर देने वाला है। इस सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम जियो फाइनेंशियल सर्विस के कारोबार की बात करें तो फ्राइडे को 253 पर क्लोजिंग थी, जहां पे 0.68% की हमें तेज़ी देखने को मिली। वैसे इंट्राडे में 255 का हाई भी बना। अब इसकी परफॉर्मेंस को अगर आप देखें तो 4 सितंबर को ये 253 के आसपास था, 3.4% की तेज़ी बनी की। तो जो प्राइस फ्राइडे की थी वही 4 सितंबर की भी प्राइस थी और देख सकते हो कि 5 सितंबर को ये 255 पर चला गया 0.6% की तेज़ी के साथ। लेकिन फिर देख सकते हो 6 सितंबर को ये वापस नीचे आया 2.52 के आसपास, 252 के आसपास 0.9% यानी लगभग 1% की गिरावट हुई। और 7 सितंबर की बात करें स्टॉक की क्लोजिंग 251.80 के आसपास रही, जहाँ पे 0.4% यानी लगभग आधा % की गिरावट थी। फिर 8 सितंबर की बात करें तो स्टॉक ने फिर से लगभग आधे % की तेज़ी बढ़ाई और स्टॉक फिर से वहीं पर आ गया जहाँ पे 4 सितंबर के आसपास था। तो कुल मिला के देखें तो इस समय थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में दिखाई दे रहा है स्टॉक। आने वाले समय एक नई तेज़ी के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है। अब यहाँ पे बाज़ार के लिए जो सबसे बड़ी बैड न्यूज़ है वो ये है कि इस समय देखें तो एफआई बाज़ार में बिकवाल बने हुए, वो लगातार बिकवाल करें। उनकी खरीदारी सिर्फ 1 सितंबर को थी, जहाँ पे उन्होंने 487 करोड़ रुपये का खरीदारी करके लग रहा था कि वो बाज़ार में बायर बनेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब अगर हम 8 सितंबर की भी बात करें उन्होंने 9,850 करोड़ रुपये का नया माल अपना खरीदा है, लेकिन सामने 10,074 करोड़ रुपये की बिकवाली कर दी। इस तरह से उनका जो आंकड़ा निकल के आ रहा है वो 224 करोड़ रुपीज़ निगेटिव, यानी उन्होंने माल अपना बेचा, माइनस हुआ आंकड़ा। और इस महीने में पूरा 8,830 करोड़ रुपीज़ का उन्होंने माल ऑलरेडी बेच दिया। अभी सिर्फ ट्रेडिंग सेशन देखें तो यहाँ पे आपको सिर्फ 6 ट्रेडिंग सेशन दिखाई, जिसमें 8,000 करोड़ की उन्होंने बिकवाली कर दी है और ये बाजार के लिए बिल्कुल शुभ संकेत नहीं है। इसका मतलब बाजार में करेक्शन आ सकता है। अब बाजार को थोड़ा सा सपोर्ट मिल रहा है डीआई की तरफ से। अब डीआई देख सकते हो कि 6 सितंबर को खाली उन्होंने 247 करोड़ का माल बेचा था, बाकी ओवरऑल वो खरीदारी कर रहे। और 8 सितंबर को उन्होंने 8,324 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, सामने 7,170 रुपीज़ की बिकवाली की। तो उनका जो खरीदारी का आंकड़ा है वो 1,150 करोड़ पॉजिटिव है और ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम डीआई का साथ बाजार को मिल रहा है और उस वजह से पॉजिटिव माहौल बन रहा है। अब इंटरनेशनल मार्केट जो बंद हुए वहाँ से भी सिग्नल लगभग मिक्स निकल के आए। डाउ जोन की बात करें तो 34,576 के स्तर पे 0.22% की तेज़ी थी। S&P 500 की बात करें तो 4,457 के स्तर पे 0.14% की तेज़ी थी। नेस्डैक कॉम्पोजिट की बात करें तो 13,761 के स्तर पे 0.092% की तेज़ी थी। रजेल 2000 इंडेक्स की बात करें तो 1,851 के स्तर पे 0.23% की गिरावट थी। ओवरऑल देखें तो सिग्नल यहाँ पे ठीक लग रहे हैं, उतनी कोई खास नहीं है। एक तरह से देख सकते हैं कि शुरुआत भी बाजार की फ्लैट हो सकती है। अब यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विस वर्सेज बजाज फाइनेंस, कौन सा NBFC है जो बेटर है? तो यहाँ पे देखो 20 जुलाई 2023 को जियो फाइनेंशियल सर्विस को डीमर्जर किया गया रिलायंस इंडस्ट्री से और 21 अगस्त को स्टॉक मार्केट में ये लिस्ट हुआ। अब लिस्टिंग डेट पे देखो तो जियो फाइनेंस सर्विस का जो मार्केट कैप था 1,700 बिलियन रुपीज़ के आसपास था और इंडिया की ये 3rd लार्जेस्ट NBFC बनी है। बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व्स के बाद तीसरे नंबर की NBFC बन गई लिस्टिंग के बाद ही।
तो 46वीं एजीएम में मुकेश अंबानी ने अपना जो विज़न है क्लियर कर दिया कि आगे आने वाले समय में वो इस मार्केट में अब तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। तो इनकी सामने जो कंपनियां हैं जिनको ये टक्कर देंगे, जिसमें जिनको डर लग रहा है वो है बजाज फाइनेंस। तो इनका बिजनेस और उनका सेम है। इसके अलावा स्टार्टअप कुछ है जैसे कि जेरोदा और ग्रो ऐप, उनको भी प्रॉब्लम हो है क्योंकि ये अब देखें तो ब्रोकिंग के बिजनेस में भी आगे बढ़ेंगे, इंश्योरेंस सेगमेंट में भी आगे बढ़ेंगे और फाइनेंस के सेगमेंट में भी आगे बढ़ेंगे। तो ये कुछ नए जो स्टार्टअप है जेरोदा और ग्रो ऐप, उनके लिए भी यह एक तरह से बहुत बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है जियो फाइनेंशियल सर्विस। तो इस डीमर्जर के बाद जो सबसे बड़ा असर पड़ेगा वो बजाज फाइनेंस को पड़ेगा, क्योंकि एक तरह से वो मार्केट लीडर थे, लेकिन अभी उनकी स्पेस है वो कम हो सकती है और जगह है जो जियो फाइनेंशियल सर्विस ले सकती है, उनके बिजनेस को यहाँ पे असर पड़ सकता है। तो यहाँ पे जब अनाउंसमेंट हुई कि यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विस की लिस्टिंग होगी, उसके बाद में ही बजाज फाइनेंस के शेयर में लगभग 7% की गिरावट हुई और डर काफ़ी ज़्यादा लगा लोगों को भी और कंपनी के जो शेयर होल्डर उनको भी कि यहाँ पे अब गिरावट की संभावना है, क्योंकि जियो फाइनेंस सर्विस आने वाले इसमें एग्रेसिव तरीके से इस मार्केटिंग कर सकते हो और फिर काफ़ी ज़्यादा मार्केट शेयर कम हो सकता है बजाज फाइनेंस का। वैसे देख सकते हो कि बजाज फाइनेंस के मुकाबले जियो फाइनेंशियल सर्विस छोटी कंपनी है, इसका मार्केट कैप भी कम है, लेकिन आने वाले समय में ये सिनेरियो बदल भी सकता है। बजाज फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पे देख दो कि करीब 73 मिलियन यहाँ पे कस्टमर बेस है इनके पास, जो काफ़ी बड़ी है। कंपनी एसएमएस और रिटेल सेगमेंट में लोन बांटती है। इसके अलावा देखें तो रूरल एरिया कमर्शियल लैंडिंग भी देती है। इस तरह से डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो में कंपनी काम करती है। बजाज फाइनेंस की 2 सब्सिडीज कंपनी में, जिसमें बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और बजाज फाइनेंशियल सिक्योरिटीज लिमिटेड, जिनके माध्यम से होम लोन और ब्रोकेज सर्विस भी प्रोवाइड करती है कंपनी। दूसरी तरफ जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें, यह एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है और आप देख दो कि ये इन्वेस्टमेंट के बिजनेस में उतरी है, जिनकी यदि रिलायंस की सब्सिडीज कंपनी है। कंपनी आप देखें तो रिटेल लैंडिंग, डिजिटल पेमेंट, इंश्योरेंस, ब्रोकिंग और एसेट मैनेजमेंट के सेगमेंट में अब तेज़ी से आगे बढ़ेगी। तो कंपनी की 6 सब्सिडीज कंपनी जिसके माध्यम से कारोबार आगे बढ़ेगा, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग्स, रिलायंस रिटेल फाइनेंस, जियो पेमेंट बैंक, जियो इन्फॉर्मेशन एग्रीगेशन सर्विस और रिलायंस रिटेल इंश्योरेंस ब्रोकिंग। इस तरह से 6 सब्सिडीज कंपनी के माध्यम से ये कारोबार आगे बढ़ेगा। तो ये आप देख दो कि बहुत सारी संभावना है इसके जियो फाइनेंशियल के लिए आने वाले समय के लिए। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए उन्होंने ब्लैक रॉक के साथ में बिजनेस टाइप कर लिया है और देख सकते हो कि करीब $150 मिलियन का निवेश किया है, जिसके जॉइंट वेंचर्स के माध्यम से आने वाले समय इस सेक्टर में भी तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। अब बजाज फाइनेंस और जियो फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पे बजाज फाइनेंस का ड्यूरेबल लोन्स है, इस सामने जियो फाइनेंशियल का रिटेल लेंडिंग है। इसका EMI कार्ड्स है, तो जियो फाइनेंशियल का इंश्योरेंस का बिजनेस है और यहाँ पे लाइफ केयर फाइनेंसिंग प्रोवाइड करती है बजाज। तो यहाँ पे देखिए ब्रोकिंग का बिजनेस करती है जियो फाइनेंशियल सर्विस। पर्सनल लोन देती है बजाज फाइनेंस, तो यहाँ पे डिजिटल पेमेंट का कामकाज है जियो फाइनेंशियल का। और व्हीकल फाइनेंसिंग करती है बजाज फाइनेंस, तो यहाँ पे देख सकते हो कि एसेट मैनेजमेंट का काम है कंपनी का। तो इस तरह से देखें तो बिजनेस में थोड़ा सा डिफरेंट दोनों के जरूर है। इसके अलावा देखो तो बजाज फाइनेंस की और भी कोई बहुत सारी सर्विस है, जिसमें लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज है, गोल्ड लोन्स, डिपॉजिटेड पेमेंट, होम लोन्स, डिपॉजिट सर्विस, ब्रोकिंग सर्विस, म्यूचुअल फंड्स। इसके अलावा लार्ज कस्टमर बेस है, तो ये कुछ सर्विस भी है इनकी। तो दूसरी तरफ जो जियो फाइनेंशियल सर्विस के लिए जो प्लस पॉइंट है कि इसके पास एक मजबूत कस्टमर बेस है, जिसमें टेलीकॉम सेक्टर और रिटेल बिजनेस का है इनके पास जो अनुभव है और जो इनके पास कस्टमर बेस है, उसका फायदा जियो फाइनेंशियल सर्विस को मिल सकता है। तो कुल मिला के देख सकते चैलेंजेस तो बहुत है, लेकिन आने वाले समय में निकट भविष्य में ये स्टॉक भी उस लेवल तक जा सकता है जहाँ पे बजाज फाइनेंस है, यानी आने वाले समय में यह स्टॉक भी 7000 के लेवल को क्रॉस कर सकता है, लेकिन समय बहुत लगेगा। ऐसा नहीं है कि वो आज ही पहुंच जाएगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, आप 10-20 साल इस स्टॉक को दे सकते हैं, तो आप इस स्टॉक में मालामाल भी हो सकते हैं। तो कुल मिला के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। आप देख ही सकते हो कि कंपनी UPI पेमेंट हो या फिर डिजिटल ट्रांजैक्शन में हो, और फिनटेक स्टार्टअप के मामले में कंपनी दूसरी कंपनियों को बहुत पछाड़ के आगे निकल सकती है। ऐसे में ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक बड़ा जैकपॉट साबित हो सकता है। चाहे ब्रोकिंग का बिजनेस हो, इंश्योरेंस का बिजनेस हो, बहुत सारे बिजनेस कंपनी करने वाली है। ऐसे में इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी। तो ये तो डिप में खरीदारी का मौका है, निवेश आपको कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।